नमस्कार। आज हम यूनिट 3 की तरफ जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 10 में हम प्रोडक्ट डिसीजंस की बात करेंगे। टुडे इन आवर लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट डिसीजंस and this is lecture number 10 of the series. Now talking about product decisions. After we have talked about everything related to environment and segmentation, positioning, we as marketer also need to understand what decisions related to product are to be taken by the marketer, what he needs to understand about a product, and how these decisions will be going to affect the production processes of a product. अब आप ये सोचते होंगे कि जब प्रोडक्ट बनाना है तो वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है, मार्केटर को इसमें क्या करना है? सो मार्केटर का बहुत सारा रोल रहता है प्रोडक्ट के डिसीजन में, उसके डिज़ाइनिंग में और क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए में भी उसका काफ़ी हद तक योगदान रहता है। देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंज़्यूमर डिमांड क्या कर रहा है, कंज़्यूमर को चाहिए क्या? और उसके लिए हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंज़्यूमर एग्ज़ैक्टली चाहता क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसका हमने सॉल्यूशन देना है। सो वो सब जो है एक मार्केटर ही अंडरस्टैंड करता है। सो नाउ फॉर अ मार्केटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ अ कंज़्यूमर, कंज़्यूमर को क्या चाहिए और वो ये सारे डिसीजंस में हेल्प करता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे मॉडिफिकेशंस होंगे, क्या-क्या रहेगा, प्रोडक्ट लाइन कैसी रहेगी, प्रोडक्ट विड्थ क्या रहेगी, हम क्या-क्या डिज़ाइन स्टाइल फीचर्स रखेंगे। सो ये सब चीज़ें उनको जानना और उसके बारे में अपना योगदान देना एक मार्केटर का काम है। इसीलिए हमें एज़ मार्केटर्स प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना और उसमें क्या-क्या डिसीजंस इन्वॉल्व्ड रहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके चलते ही हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अप्राइज़ कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि कैसा प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में है। So let's get started with product decisions. For that matter, we need to first understand कि एक प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट एक वो चीज़ है जो एक कस्टमर चाहता है इन रिटर्न फॉर सम वैल्यू। अगर मैं किसी चीज़ के लिए कुछ पे कर रही हूँ तो मैं ये चाहूँगी कि मुझे उसके रिटर्न में कुछ अच्छा टैंजिबल या इनटैंजिबल मिले, राइट? सो प्रोडक्ट वो है जो एक कस्टमर को पेमेंट पे कुछ वापसी में मिलता है। और इससे रिलेटेड डिसीजंस जो हैं वो आते हैं उसकी पैकेजिंग को लेके, उसकी ब्रांडिंग को लेके, उसकी लेबलिंग, फीचर्स, कलर्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं जब हम प्रोडक्ट डिसीजंस की बात करते हैं या प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये सब प्रोडक्ट डिसीजंस के अंदर आता है, राइट? सो आगे बढ़ते हुए हम पहले एक प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके डिसीजंस के बारे में बात करेंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन है दैट इट इज़ अ गुड सर्विस और आइडिया। आपको याद होगा मैंने अपने इनिशियल लेक्चर्स में स्कोप ऑफ मार्केटिंग के अंदर ये सब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि गुड सर्विस आइडिया और क्या क्या चीज़ें मार्केटिंग के डोमेन में आती हैं। दैट इज़ डिलीवर्ड इन एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यू। एक वैल्यू के एक्सचेंज में अगर हम किसी को कोई गुड, कोई सर्विस या कोई आइडिया देते हैं, बट इट इज़ ओनली इन रिलेशन टू वैल्यू। अगर हम बिना वैल्यू के कुछ दे रहे हैं तो वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है उसके अंदर, देन वी आर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट विल कम इन अंडर द सोशल काइंड ऑफ एक्ट। बट कमर्शियली प्रोडक्ट का मतलब है जब हम एक मनी पे करते हैं किसी के लिए तो उसके बदले हमें या तो एक गुड मिले या सर्विस मिले या कोई हम आइडिया मतलब कंसल्टेंसी वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें आइडिया को हमें बेचता है तो वो भी प्रोडक्ट के अंदर आएगा ना। प्रोडक्ट को आपने ऐसे तो जाना है कि कुछ भी दिख रहा है तो प्रोडक्ट है, जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, आपका पेन है, आपका कंप्यूटर है, ये सब चीज़ें टेंजिबल हैं, दिखती हैं तो ये प्रोडक्ट्स हो गए। लेकिन इन प्रोडक्ट्स को जानना एज़ अ मार्केटर आपको उनको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट के लेवल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। So for you to understand the concept of product in detail, you need to understand what are the levels of the product. And this is from the angle of a marketer. जब एक प्रोडक्ट बन के आता है उसके पीछे बहुत सारी सोच होती है, क्या डिलीवर होगा वो तो एंड प्रोडक्ट है, उसके पीछे क्या है, कितने लेवल्स हैं, कितनी सोच गई है, वो लेवल्स को अंडरस्टैंड करना कि एक प्रोडक्ट फुली कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी लेवल्स आर देयर ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट? सो इन इफेक्ट देयर आर 5 लेवल्स।
सो वन विच मेक्स इट अ कंप्लीट प्रोडक्ट. सो आप एक प्रोडक्ट को तभी, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पे बात की जाती है तो आपको लेवल्स की ही बात करनी है. सो इसमें सबसे पहला लेवल आता है कोर प्रोडक्ट. कोर प्रोडक्ट में हमें एज अ मार्केटर ये सोचना है कि बेसिक बेनिफिट एक प्रोडक्ट क्या दे रहा है. राइट. फॉर एग्जांपल अगर एक मोबाइल फ़ोन है तो कम्युनिकेशन, कंफर्ट, उसमें फीचर्स, स्टाइल, बेसिक चीज़ें जो सब मोबाइल फ़ोन्स में होती हैं वो होनी बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ द बेसिक थिंग. फॉर एग्जांपल आके रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो कूलिंग शुड बी देयर. सो दिस इज़ अ बेसिक बेनिफिट व्हिच एवरी रेफ्रिजरेटर वुड बी गिविंग. सो दैट इज़ द कोर प्रोडक्ट. कोर प्रोडक्ट इज़ what is expected of a product by a consumer when he pays a value for it. तो बेसिक इतना तो चाहिए ही चाहिए कि भाई एक फ्रिज खरीद रहे हैं तो उसमें ठंडक तो होनी चाहिए, वो फूड को रॉट ना होने दे और अच्छी कूलिंग दे. तो ये बेसिक बेनिफिट हो गया और ये जनरली सारे ही प्रोडक्ट्स देते हैं. देन कमिंग ऑन टू द जेनरिक प्रोडक्ट. जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है कि नेसेसरी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिन जैसे ब्रांड नेम, क्वालिटी, स्टाइलिंग, पैकेजिंग, फीचर्स, कलर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि जो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करती हैं प्रोडक्ट की डेफिनेशन को. कि प्रोडक्ट खाली कूलिंग वाला एक रेफ्रिजरेटर नहीं है, उसका डिज़ाइन क्या था, उसकी लुक कैसी थी, वो कितना बड़ा था, उसमें क्या फीचर्स एडेड थे, क्या एक नई फील थी उसके अंदर. फॉर एग्जांपल नाउ वी हैव बिग रेफ्रिजरेटर्स दे लुक लाइक अलमीराज. सो डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं. वन साइड इज फुल फ्रीजर, द अदर साइड इज रेफ्रिजरेटर. सो मेनी थिंग्स कैन बी पुट एज डिजाइन एंड स्टाइल्स. उनके कलर उनमें अब कुछ रेफ्रिजरेटर्स को तो अब आप वाईफाई से अटैच कर सकते हैं. सो एक नया फीचर ऐड हो गया फ्रिज के अंदर जो पहले नहीं था. सो विच विल मेक इट मोर विच विल मेक इट लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर रेफ्रिजरेटर्स. सो कोर में तो वो बेसिक चीज़ें दे रहा है. जेनरिक प्रोडक्ट में हम अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं और कोई ऐसा नया डिज़ाइन या स्टाइल ऐड करने की कोशिश करते हैं जो उसको एक एज दे, या जो उसको एक यूएसपी दे, या जो उसको पोजीशन करने में हेल्प करे, या जो एक उसको डिफरेंट डिफरेंट यूनिकनेस दे. सो दैट इज द जेनरिक प्रोडक्ट. सो मार्केटर जब एक प्रोडक्ट के बारे में सोचता है तो कोर के अलावा उसको ये भी सोचना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट की जेनरिक चीज़ें क्या क्या रहेंगी. राइट. क्या क्या जेनरिक प्रोडक्ट के केस में हम उसमें ऐड करेंगे. सो हियर लाइक अगेन डिज़ाइन स्टाइल फीचर में आप थोड़ा सा compete कर सकते हैं और अपना एज बना सकते हैं. सो द नेक्स्ट लेवल इज योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. आप जेनरिक प्रोडक्ट और कोर प्रोडक्ट तो आपने अपने हिसाब से बना लिया. ठीक है, मुझे लगा कि ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर को हम वाईफाई से अटैच करके म्यूजिक चलता रहेगा, मे बी इफ द रेफ्रिजरेटर इज kept in the kitchen and then the music is there and the lady who is cooking would, or the male who would be cooking would be very he would have a very nice ambience while cooking. So वो हमने सोचा एज अ मार्केटर और हमने जेनरिक प्रोडक्ट में ऐड कर दिया. नाउ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है कि क्या ये फीचर कस्टमर को चाहिए. सो व्हाट इज कस्टमर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट. सो दैट इज नोन एज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. तो एज अ बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर एक्चुअली में क्या चाह रहा है अपने प्रोडक्ट से. उसको ऐसा क्या बेनिफिट चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. सो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में आ जाता है. फॉर एग्जांपल एज अ पर्सन हु स्पेंडिंग मनी ऑन रेफ्रिजरेटर, आई वुड लाइक कि उसके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी हो, एनर्जी सेव करने वाला हो, और उसको मुझे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज़्यादा ना करनी पड़े. उसको उसके अंदर ऐसा डिज़ाइन हो जो मुझे पसंद आए. राइट. सो वो सब चीज़ें, दैट व्हाट द कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी देयर इन द दैट प्रोडक्ट. सो इसके लिए आपको बताया मार्केटिंग रिसर्च की जाती है. सो मार्केटर को ये भी ध्यान रखना है कि ठीक है, हमने कोर और जेनरिक में तो ये ले लिया, आगे आने वाले टाइम में वो क्या वो कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. तो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि कूलिंग बहुत अच्छी हो और मुझे 2 घंटे में आइस मिल जाए और मुझे एनर्जी सेविंग हो जाए. तो दिस इज़ व्हाट द कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग. तो वो भी हम फिर देखते हैं कि हम उस प्रोडक्ट में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते. सो नेक्स्ट इज द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या है कि आपके बड़े वेल थॉट आउट और बड़े डेलिब्रेट एडिशंस होते हैं फीचर्स के अंदर, जो कि कुछ हाई लेवल पे चले जाते हैं, एक स्केल हाई चले जाते हैं, जिसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी
बहुत सारी सोच, बहुत सारी थॉट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये प्रोडक्ट ऑगमेंट किया जा सके और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके, राइट? सो समथिंग विच कैन मेक इट मोर एनहेंस्ड। सो ऑब्वियसली एज दिस इज़ वेयर अब आपने कोर प्रोडक्ट में आप इतना compete नहीं कर सकते क्योंकि वो सब लोग दे रहे होंगे। जेनरिक में वो थोड़ा-सा आप कर सकते हैं, डिज़ाइन स्टाइल थोड़ा डिफरेंट करके काफ़ी हद तक कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर ये बहुत प्ले करता है, जैसे कार्स एंड योर गैजेट्स, इसके अंदर बहुत प्ले करती है ये चीज़ जेनरिक में। एक्सपेक्टेड में आप और थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन को बीट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑगमेंटेड एंड पोटेंशियल के अंदर तो बहुत ज़्यादा अगर आप उस पे प्ले करते हैं, तो देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू हैंडल योर कॉम्पिटिशन वेरी वेल। दिस इज़ वेयर यू कैन प्ले विद योर क्रिएटिविटी, विद योर यूनिकनेस इन योर थॉट प्रोसेसेस, व्हाट न्यू कैन यू गिव, नोवेल्टी क्या है? तो उसके अगर आप ऐसा कुछ अपने प्रोडक्ट के अंदर ले आते हैं, तो आप एक कॉम्पिटिटिव एज बना सकते हैं अपनी, आप एक यूएसपी बना सकते हैं अपनी। सो दीज लास्ट टू आर वेरी वेरी फर्टाइल एरियाज और लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर द मार्केटर कैन प्ले हिज रोल, कि अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे कौन बीट करता है। सो अगर वहाँ पे वो कुछ ऐसा प्ले कर जाता है, तो उसके प्रोडक्ट का सक्सेसफुल होना निश्चित है, ज़रूर प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देखें, तो आप क्या कर देते हैं, आप कह देते हैं ठीक है, आई इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स, गारंटी जो 2 साल दे रहा है मैं 10 साल देता हूँ, वारंटीज, देन फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग 24/7 helplines. So anything which can make the consumer more comfortable or more delighted, all these things would make the product augmented. तो कुछ ऐसी चीज़ें, आपका जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो विद इन 1 आवर हो जाएगा। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्ट को ऑगमेंट करें या उसको एनहेंस करें और एक कस्टमर को पुश करें कि यार ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, राइट? सो देन इज maybe you have AMC, you give AMC for 5 years, आपने प्रोडक्ट खरीदो, हम 5 साल तक आपको फ्री इसको मेंटेन करेंगे। सो ऐसा कुछ भी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आप डाल सकते हैं। देन कम्स योर पोटेंशियल प्रोडक्ट, कि आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट में क्या चेंज लाएं जो इट इज़ बेसिकली यू बिकम अ प्रोएक्टिव थिंकर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन फ्यूचर, राइट? और उसके लिए पहले ही सोचना। तो जैसे इसमें मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल आपका मैं वॉशिंग मशीन ले लेती हूँ। वॉशिंग मशीन में आपकी बेसिक वॉशिंग हो गई, आपके फीचर, डिज़ाइन, स्टाइल सब हो गया, आपके साथ वो ड्रायर भी आ गया, ऑगमेंटेशन में हम ड्रायर ले लेते हैं। ने इफ़ आई मीन पोटेंशियल में इसमें क्या आ सकता है कि अगर एक वॉशिंग मशीन ऐसी बनाई जाए जो सोलर एनर्जी से चले एंड विच कैन बी केप्ट इन ओपन डायरेक्टली, देयर कैन बी अ पैनल ऑन द washing machine and it can be kept in the open and it can sustain द वेदर, वेदर में कोई भी चेंजेस या एक्सट्रीम वेदर सस्टेनेबिलिटी उसके अंदर रहेगी, तो शायद वो आने वाले टाइम में एक पोटेंशियल प्रोडक्ट बन पाए। ठीक है, एक तो वो सोलर एनर्जी से चल रहा है और आप उसको डायरेक्टली सोलर, देयर इज अ पैनल ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड देन that product can be kept in the open also, right? So these kind of potentialities, आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ हिट करेगी, क्या चीज़ सक्सेसफुल होगी, क्या चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अभी कोरोना के बाद बहुत सारा ऑनलाइन हो गया, सो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस इसलिए लाने पड़ गए क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो हम वी बिकेम मोर टेक सेवी, वी स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन। सो ऑनलाइन वाले जितने भी कंपनीज थी वो तो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर गई, और जो लोग अपने आप को ऑनलाइन नहीं ला पाए, पोटेंशियली नहीं देख पाए कि आने वाले टाइम में दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, सो दे दे वर वैनिश्ड, तो वो ख़त्म हो गए। सो ये हैं सारे लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये पूरे प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसके पीछे इन लेवल्स के सारे थॉट प्रोसेसेस इनबिल्ट होते हैं, उनके बारे में सोचा गया होता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है हमारे सामने आता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब गुड्स कितने तरह के होते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और बहुत ही सिंपल है। वी वुड बी फोकसिंग ओनली ऑन कंज्यूमर गुड्स, राइट? सो कंज्यूमर गुड्स को हम दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर टाइप्स में बता सकते हैं। One classification is based on the durability. Durability means that they can be durable, durable goods जो ज़्यादा देर तक चलते हैं, नॉन ड्यूरेबल जो थोड़ी कम देर तक चलते हैं, पेरिशेबल होते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। देन सर्विसेज। सो बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी देर आर 3 types of goods.
and based on level of consumer involvement, which is more important, इस पे this is you need to understand. Based on the level of consumer involvement, there can be four types of products. One is convenience. हमारे पास कन्वीनियंस गुड्स बोला जाता है कि कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट के लेवल को ध्यान में रखते हुए चार टाइप के जो गुड्स हैं, उनमें पहला गुड्स आता है कन्वीनियंस गुड्स. सो कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए खरीदते हैं, रोज़मर्रा के लिए खरीदते हैं, जो ग्रोसरी वगैरह जो सब चीज़ें हम रेगुलरली खरीदते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है. सो इन गुड्स को बोलते हैं कन्वीनियंस गुड्स. और ये गुड्स जो हैं हम जल्दी जल्दी खरीदते हैं और इनमें ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी नहीं रहती. सो ये प्रोडक्ट्स जो जनरली होते हैं, ये मार्केटर भी क्या करता है, ये इनको मास डिस्ट्रीब्यूशन में रिटेलर्स वगैरह के पास छोड़ देता है. और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि ये रोज़ के रोज़ खरीदने हैं और इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, तो कस्टमर बहुत जल्दी स्विच कर सकता है. एक नहीं मिला तो दूसरा प्रोडक्ट उठा लेगा. सो इसके लिए इसमें एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हर एवरी nook and corner the product should be available. For example, your toothpaste, your shampoo, soaps, groceries, milk products, all these things should are convenience goods, जिसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा शो नहीं करते हैं, और वो क्योंकि कॉस्टली कम होते हैं. एक ये भी रीज़न है. लो इन्वॉल्वमेंट हमेशा तब होगा जब प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं होगा. जितना प्रोडक्ट कॉस्टली होता जाएगा उतना हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है. So second, based on the involvement, and involvement again is based on, I told you, the price we have to shell out. So next is shopping goods. शॉपिंग गुड्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और हमारा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है. सो शॉपिंग गुड्स के अंदर आपके सारे होम अप्लायंसेस, आपके फर्नीचर, आपके म्यूज़िक सिस्टम, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब आ जाते हैं, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा पैसा क्योंकि ज़्यादा खर्च करते हैं तो थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, थोड़े इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखते हैं. सो 2-4 शॉप्स पे जाएंगे, 2-4 जगहों पे जाएंगे और उसको तब खरीदेंगे. सो यहाँ पे हम एफर्ट करते हैं घर से बाहर निकलने का. बट यस, अब ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन स्टोर्स अलग अलग विजिट करते हैं, टाइम लगाते हैं थोड़ा सा, और कोशिश करते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को आफ्टर सम रिसर्च खरीदें. सो इसके अंदर आपकी सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है, क्योंकि आपको मास हर जगह इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा शो कर रहा है और वो खुद ही कोशिश करेगा उन रिटेल आउटलेट्स में जाने की या उन रिटेल जगहों पे जाने की जहाँ पे वो गुड्स को बाय कर सकता है. देन यू हैव स्पेशलिटी गुड्स. स्पेशलिटी गुड्स वो गुड्स हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं और उनके लिए एक पूरी दे आर वेरी यूनिक एंड दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स एंड यू कैन हैव अ फुल स्टोर फॉर देम. फॉर एग्जाम्पल, आपका प्लेनेट एम है जिसमें खाली म्यूजिक सीडीज, म्यूजिक ये सब बिकता है. सो उस केस के अंदर आपका स्पेशलिटी गुड्स होते हैं और उसके अंदर बिकॉज द पर्सन इज़ वेरी मच इन टू दैट प्रोडक्ट, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा है, तो वो म्यूज़िक का एक्सक्लूसिव स्टोर ज़रूर देखने जाएगा. इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं, तो उनको स्पेशलिटी गुड्स वहाँ पे मिल सकते हैं आपको. देन यू हैव, इसके अंदर आपकी कोऑपरेटिव काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग चलती है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलके यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. Then unsought goods are the goods which you don't want, which you really don't want, and which you think that I would never buy them in life, but they come to you out of compulsion. For example, आपकी मेडिकल इमरजेंसीज, आपकी इंश्योरेंसेज, आपके आपके म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स के लिए. सो ये सब चीज़ें आप चाहते नहीं हैं लेकिन आपको करनी होती हैं, कभी अचानक से आ जाती हैं. या आप इंसाइक्लोपीडियाज़ नहीं खरीदना चाहते, ऐसी कुछ चीज़ें जो आप पसंद नहीं करते हैं लेकिन आपको लेनी पड़ती हैं. सो उनको अनसॉट गुड्स कहा जाता है. इन केसेस के अंदर मार्केटर क्या करता है, मार्केट प्रेशर सेलिंग करता है, उनको कॉल्स करता है, कोल्ड कॉलिंग करता है. आप इरिटेट होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, सो उसमें कोल्ड कॉलिंग होती है और दे ट्राई टू sell the product in that way. So after that, now we come on to the next topic, which is product decisions. So product decisions जो हैं, हमें एज अ मार्केटर हमने ये समझ लिया कि ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. अब हमें ये देखना है कि हम एज अ मार्केटर क्या क्या डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट लेते हैं. सो प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस आते हैं. सो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस मीन्स हमें एक कंपनी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कितना प्रोडक्ट लाइन हमारा बड़ा होगा, कितना हमारा प्रोडक्ट मिक्स बड़ा होगा, उसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स होंगे, कितनी लाइंस होंगे, कितने आइटम्स होंगे. ये सब जानना भी एक मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स इज़ अ मिक्स ऑफ products which a company is going to produce
फॉर द कस्टमर्स. सो ये भी हो सकता है इनिशियली वो 1-2 प्रोडक्ट बनाए और फिर बाद में एक्सपेंड करे, और ये भी हो सकता है कि एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है तो वो सीधा ही 3-4 प्रोडक्ट लाइन्स के अंदर घुस जाए. So it depends on the type of company and the resources that company has. So for that we have to also think about कि प्रोडक्ट मिक्स के डिसीजंस क्या रहेंगे. सो उसके लिए हमें पहले अंडरस्टैंड करना है कि प्रोडक्ट आइटम क्या होता है. तो you have to think about product item, product line, product mix. So I will first take you to this figure. For example, this is the product mix of a company which I've named as ABC company. अब ये ABC कंपनी 3 लाइंस के अंदर ऑपरेट करती है. वो होटल्स एंड टूरिज्म में ऑपरेट करती है, फूड प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करती है और एजुकेशन में ऑपरेट करती है. अब फूड एंड होटल्स एंड टूरिज्म के अंदर दिस होल इज इट्स प्रोडक्ट मिक्स. ये सारा इसका प्रोडक्ट मिक्स है. ठीक है. अब इस प्रोडक्ट के अंदर इसकी 3 प्रोडक्ट लाइंस हैं: होटल्स एंड टूरिज्म, फूड प्रोडक्ट्स एंड एजुकेशन. इस होटल एंड टूरिज्म के अंदर ये 4 टाइप की चीज़ों में डील कर रहा है. फूड प्रोडक्ट्स में वो 6 टाइप्स में डील कर रहा है और एजुकेशन में 3 टाइप्स में डील कर रहा है. नाउ कमिंग बैक टू this is the product mix. Now product line, I have told you, this is product line number 1, product line number 2 and product line number 3. So this company has 3 product lines and its product mix is made up of these 3 product lines. Okay, now coming on to the product item, right? So what is product item? Product item is the single product, single item in the product line. For example, beverages, for example, ready to eat foods, or if you have variants in them, then the single product item is multigrain atta or wheat based atta. It's a single item, right? That is product item. So then you have then you have to think about, you also need to know what is product mix width, depth, length, and product mix consistency. So first of all, let us talk about the width. See, width is these 3 lines. So number of lines which a company has makes its product width. So here 3 product lines are making the product width. So इसको हम product width कहते हैं, right? Then coming on to product depth, product mix depth. प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ का मतलब है, उससे पहले मैं प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ बताती हूँ. लेंथ इज these 4 things. These 4 form the product mix की length. So these 4 type of products we are dealing in, they form the product length. फूड प्रोडक्ट्स में लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा है. इसमें 6 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 4 तरह के हैं. सो ये आपकी हो गई प्रोडक्ट लेंथ. नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोडक्ट डेप्थ. प्रोडक्ट डेप्थ का मतलब है एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आपके कितने वेरिएंट्स आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आटा ले लिया. आटा के अंदर आपके कितने वेरिएंट्स आप दे रहे हैं. सो यू आर गिविंग मल्टीग्रेन आटा, व्हीट बेस्ड आटा, मिलेट्स आटा एंड चना बेस्ड आटा. सो ये आपके जो है ये बना रहा है आपका प्रोडक्ट डेप्थ. एक प्रोडक्ट की कितनी डेप्थ है, राइट? सो line is the total version. Line is the number of products, number of product categories you are dealing in, and depth is उस कैटेगरी के अंदर एक प्रोडक्ट के अंदर आप कितने वर्जन्स दे रहे हैं. सो दैट इज डेप्थ, राइट? देन लास्टली प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी. प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी क्या है कि ये सब चीज़ें आपस में कितने कंसिस्टेंट हैं, एक लाइन दूसरे से कितनी कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंसी इन द सेंस, कंसिस्टेंसी जब हम बात करते हैं तो हम टेक्निकल और मार्केटिंग कंसिस्टेंसीज की बात करते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड मार्केटिंग रिलेटेड कितनी चीज़ें इनकी लाइन में आपकी सिमिलर हैं. क्या ऐसा है कि फूड प्रोडक्ट वाली लाइन और एजुकेशन लाइन की मार्केटिंग सेम हो पाए? सो इस केस में दे आर नॉट कंसिस्टेंट, बिकॉज मार्केटिंग भी पॉसिबल नहीं है और टेक्नोलॉजी भी अलग ही चाहिए होगी. सो इस केस में देयर इज़ नो प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी. लेकिन अगर फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ही हम बहुत सारे वेरिएंट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेडी टू ईट का एक अलग लाइन हो गई, बेवरेजेस की एक अलग लाइन हो गई, ग्रोसरीज की एक अलग से लाइन है, इसी तरह चॉकलेट्स की एक अलग से लाइन है, देन देयर विल बी प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी. सो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट लाइंस जिनमें हम ऑपरेट कर रहे हैं वो आपस में टेक्नोलॉजिकली और मार्केटिंग वाइज कितनी कंसिस्टेंट हैं.
और अगर उनमें कंसिस्टेंसी है, मतलब वो कितनी सिमिलर टेक्नोलॉजी और सिमिलर मार्केटिंग से काम कर पा रहे हैं। अगर उसमें आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, जैसे इन केस में प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, देन वी कैन से दैट द प्रोडक्ट मिक्स इज नॉट कंसिस्टेंट, द लाइंस आर टोटली सेपरेट, क्योंकि इनके लिए बिल्कुल सेपरेट टेक्नोलॉजी और सेपरेट मार्केटिंग चाहिए होगा, right? So this is, as a marketer we need to understand all these product decisions, and here I have explained you all these things because ये क्यों ज़रूरी है जानना, क्योंकि over a period of time what you have to do is you have to take decisions regarding product line, product mix also. Maybe over a period of need to find that one of the product is not doing well, for example here resorts are not doing well, so you might try to wind up that particular resort thing. सो ये डिसीजंस लेने होते हैं, इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। टाइम एंड अगेन हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि कौन सी लाइन में कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया कर रहा है, तो कौन सी लाइन में कौन सा प्रोडक्ट नहीं अच्छा कर रहा, उसको चलाना है, उसको या प्रोडक्ट मिक्स से निकाल के बाहर करना है, या हम प्रोडक्ट मिक्स को अपना एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, क्या हम एक और प्रोडक्ट लाइन फॉर एग्जांपल मेडिसिन की प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाहेंगे, या कोई और अपैरल्स की प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाहेंगे, क्या हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। सो ये सब चीज़ों का डिसीजन जानने के लिए एक मार्केटर को प्रोडक्ट मिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। So with that, the basic of product is made to understand. Basic of product has been explained. Now, in the next lecture, I would be talking about the various decisions related to product, that is branding, labeling, packaging, after sales services. उस पे क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी. So this is all from my side today. I hope I have explained you the concept of product fully, and I hope you have understood also well. So till my next lecture, I bid you goodbye and stay safe.